Hello everyone, my name is Ranjana and I'm your biology teacher. Welcome again. आपने लास्ट वीडियो तो जरूर देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो इस चैनल पे जाकर के फिर से देखिए। चैनल का नेम है बायो इज लाइफ। ओके, एंड चैनल का लोगो रहेगा द बायो बुक। ओके, सो हमने इस चैनल में लास्ट जो वीडियो बनाया था वो लाइव प्रोसेसेस चैप्टर से रिलेटेड था। लाइव प्रोसेसेस चैप्टर क्लास 10th एनसीईआरटी का है, ठीक है, चैप्टर नंबर 6 बायोलॉजी का है। ओके, सो लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर के बारे में हमने पढ़ा था कि बेसिकली लाइफ प्रोसेसेस होते क्या है, ठीक है, क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और साथ साथ में हमने उसके अंदर आगे भी डिस्कस किया था न्यूट्रिशन के बारे में, है ना। लाइफ प्रोसेसेस बहुत टाइप के होते हैं, जिसमें थे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन। ये सारे क्या है, एक लाइफ प्रोसेसेस है जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या फिर हम बोल सकते हैं इसेंशियल है। इनके बिना आप लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को जो इमेजिन ही नहीं कर सकते, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। तो इसमें हमने फर्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट किया था न्यूट्रिशन, जिसमें हमने मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़े थे, ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं वो डिस्कस किए थे। फिर उसके अकॉर्डिंग हमने कुछ ऑर्गेनिजम्स के टाइप्स भी पढ़े थे, और साथ साथ में हमने होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में भी डिस्कस किया था, जिसमें हमने अमीबा के बारे में भी पढ़ा था, राइट, कि अमीबा किस तरीके से जो है फीडिंग करता है, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, कौन कौन से स्टेप्स वो फॉलो करता है, राइट, ये हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है, या जिसको भी लाइव प्रोसेसेस चैप्टर से रिलेटेड डाउट है, वो स्टार्ट करे। मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है, ठीक है, फर्स्ट जो वीडियो है वो अपलोड कर दिया है, आप जाकर के जरूर देखो। जिसमें लाइव प्रोसेसेस के टॉपिक जो है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, न्यूट्रिशन इन अमीबा, लाइफ प्रोसेसेस क्यों इम्पोर्टेंट है, तो ये सारे टॉपिक मैंने वहाँ पे कवर कर लिए हैं। तो ये आप जा कर के देखो। देन उसके बाद ये आज का जो वीडियो है ये सेकेंड पार्ट है, इसमें हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऑलराइट, लेट्स कंटिन्यू। सो आज हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में ह्यूमन की, ठीक है, जिसमें कुछ ऑर्गन्स आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड ऑर्गन्स है। ओके, इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको, ठीक है, सी, यहाँ पे क्या है, ये स्टमक। ऑल राइट, ठीक है, इतना तो सबको नॉलेज होगा ही कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट क्या है, स्टमक है। फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट है यहाँ पे, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, ये लीवर है, और स्टमक और इंटेस्टाइन के बीच में यहाँ पर जो है पेनक्रियाज प्रेजेंट होती है। ये वाला जो पार्ट है ये ईसोफेगस है, जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर क्या है, माउथ प्रेजेंट है, जहाँ से हम इंजेक्शन करेंगे, यानी इनटेक ऑफ फूड। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो सब मिलकर के एक ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं, जो डाइजेशन में हेल्प करता है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो दो पार्ट होते हैं, जिसमें आएंगे एलिमेंट्री कैनाल एंड ह्यूमन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, या फिर आप एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, सी, यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल में हम ये ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। एलिमेंट्री कैनाल अराउंड 9 मीटर लॉन्ग होती है, ठीक है, जिसके अंदर माउथ टू एनस तक के पार्ट होते हैं। ठीक है, माउथ हो गया, फिर उसके बाद फूड पाइप, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, एंड देन लास्ट पार्ट इज एनस। तो ये सारे पार्ट्स मिलकर के क्या बनाते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, जहाँ पे फूड फूड का जो डाइजेशन है वो होगा। फिर उसके अलावा कुछ ग्लैंड्स भी होती हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, तो जो डाइजेशन में हेल्प करती है वो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होगी, जिनसे कुछ जूसेस सिक्रेट होंगे, और उन जूसेस में कुछ एंजाइम्स रहेंगे, जो कि जो हमने फूड में न्यूट्रिएंट्स खाए ना उसके ब्रेक डाउन में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम एलिमेंट्री कैनाल कवर करेंगे। एलिमेंट्री कैनाल में जो जो पार्ट्स है अभी हमने जो डिस्कस किए हैं ये सारे, ठीक है, ये हम कवर करने वाले हैं। एक एक को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किस ऑर्गन में क्या होता है, और किस तरीके से फूड का डाइजेशन वहाँ पर हो रहा है। ठीक है, ऑल राइट, सो फर्स्ट हम थोड़ा सा समझ लेते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग के बारे में, कि बेसिकली
न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है, न्यूट्रिशन होता क्या है, ठीक है। वैसे तो हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था कि क्या होता है न्यूट्रिशन। ऑलराइट, न्यूट्रिशन मीन्स बेसिकली इनटेक ऑफ फूड, ठीक है। जो भी आपने फूड कंज्यूम किया है, जो भी आपने फूड खाया है, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं हमारे, क्या प्रेजेंट हो गए, जो भी आपने फूड कंज्यूम किया है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रिएंट्स, राइट। कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, प्रोटीन्स, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है। तो इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, ठीक है। तो जो आपने न्यूट्रिएंट्स खाए हैं उसका ब्रेक डाउन करोगे, और ब्रेक डाउन के बाद आप उस फूड, उस न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे एंड देन उसके बाद आप उसको यूज करेंगे। तो यही पूरा प्रोसेस क्या है, न्यूट्रिशन है, ठीक है। सी, द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ ऑर्गन्स, जो कि अभी हमने पढ़ा था एलिमेंट्री कैनाल में, राइट, कि उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स आते हैं, दैट ब्रेक्स डाउन फूड एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट, जो क्या करेंगे, फूड के ब्रेक डाउन में हेल्प करेंगे और साथ साथ में जो न्यूट्रिएंट्स है उस फूड में उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक सबको, क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में ही, बट उसमें हम एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम का रोल क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। नीड फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों इम्पोर्टेंट है, अगर ये नहीं होगा तो क्या हो जाएगा। ओके, तो हमें इतना तो पता ही है कि डाइजेस्टिव सिस्टम है तो क्या होता है, फूड का डाइजेशन हो रहा है, ठीक है। फूड का डाइजेशन हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि अगर किसी ने लास्ट वीडियो देखा है तो उसको पता होगा कि हमने जो भी फूड कंज्यूम किया है उस फूड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बायो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी कि वो लार्ज फॉर्म बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म बोल सकते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल आप बोल सकते हैं। तो वो लार्ज मॉलिक्यूल्स है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, इजीली डाइजेस्ट नहीं कर सकते या एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। डाइजेस्ट तो कर लेंगे, मतलब डाइजेशन मीन्स क्या होता है, ब्रेक डाउन, लेकिन आप उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, मतलब जो ब्लड है उसमें वो इजीली एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, फूड का ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। सो फूड दैट वी ईट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी इन इट्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ठीक है। जो फूड हमने खाया है, जो चपाती, जो वेजिटेबल जो हमने खाई है, उसको हम इसके कॉम्प्लेक्स फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको सिंपलर फॉर्म में या सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करेंगे, यानी इसको ब्रेक करेंगे पहले, ठीक है। फिर उसके बाद वो इजीली एब्जॉर्ब हो सकता है, ब्लड में मिक्स हो सकता है, ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो होगा, एक एक सेल के पास जो न्यूट्रिएंट है वो इजीली पहुंच जाएगा। ऑलराइट, so to be able to reach the cells, the food has to be broken down into simpler molecules, okay. The broken down simple molecules are of such size and characteristics that they can easily get absorbed in the intestine and pass through the cell membranes to reach inside of the cells. तो इसी सारे प्रोसेस के लिए ही हमें एक डाइजेस्टिव सिस्टम की नीड होती है, कि अगर हमने जो खाना खाया है वो सिंपलर फॉर्म में या सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो हमारे जो ब्लड है उसमें वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, और अगर वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो हमारे सेल्स तक नहीं पहुंच पाएंगे ये, ठीक है। तो हमें एनर्जी कैसे मिलेगी, हमारी ग्रोथ कैसे होगी, तो इसीलिए हमें डाइजेस्टिव सिस्टम की ज़रूरत होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे डाइजेस्टिव, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सबको, ठीक है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया था कि दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से, एलिमेंट्री कैनाल या फिर उसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं, एंड सेकेंड रहेगा एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है, मतलब कुछ ग्लैंड्स रहेगी। तो ये दो पार्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रॉडली कंप्राइजेस टू पार्ट्स, ऑलराइट। सो बेसिकली अब होगा क्या कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें ये दो पार्ट है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल में क्या आएगा, एलिमेंट्री कैनाल हमारा अराउंड 9 मीटर लॉन्ग होती है, और इसमें माउथ से लेकर के एनस तक के पार्ट्स रहते हैं, ठीक है। माउथ टू एनस तक एलिमेंट्री कैनाल होती है, और बीच में कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जो हम आगे डिस्कस करेंगे कौन कौन सी रहेगी, ऑलराइट। So the alimentary canal, which is also called the digestive tract, okay, this long tube of organs makes a pathway for food to travel through the body, okay, and it runs from the mouth to the anus. जो मैंने अभी आपको बताया था कि mouth to anus तक का पार्ट रहेगा इसके अंदर, and it consists of a long continuous tube, okay, which includes the mouth, pharynx,
esophagus, stomach, small intestine and large intestine and anus. ओके, सो ये सारे पार्ट हमारे किस में आएंगे, एलिमेंट्री कैनाल में आएंगे. सी यहाँ पर मेंशन है माउथ, ओके, देन ईसोफेगस. अच्छा, माउथ और ईसोफेगस के बीच में यहाँ पे फेरिंग्स है. फेरिंग्स बेसिकली क्या है, कॉमन पैसेज है फॉर बोथ बोथ फूड एंड एयर. ठीक है, हम आगे एक एक पार्ट को डिटेल में पढ़ेंगे. फिर ईसोफेगस के बाद आपका फूड जाएगा स्टमक में. ठीक है, स्टमक के बाद आपका फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, जिसके 3 पार्ट, एक ड्यूोडेनम, ओके, ड्यूोडेनम के बाद रहेगा जेजुनम एंड देन इलियम. ये तीनों पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के. ठीक है, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है. देन उसके बाद क्या रहेगा, लार्ज इंटेस्टाइन. तो ये जो पार्ट है दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन. ओके, एंड इसमें हमारे अलग अलग पार्ट्स रहते हैं, सीकम, कोलोन. ठीक है, तो ये असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन. कोलोन के भी 3 पार्ट है. फिर हमारा रेक्टम आएगा एंड देन लास्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का एनस. ठीक है, तो ये सारे पार्ट्स क्या है, एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट है. अब कुछ ग्लैंड्स भी एसोसिएटेड रहती है, जिसमें हमारी रहेगी सलाइवरी ग्लैंड्स. ठीक है, फर्स्ट है सलाइवरी ग्लैंड. तो सलाइवरी ग्लैंड अलग अलग टाइप्स की होती है, जिसमें फर्स्ट है पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड एंड सब लिंगुअल ग्लैंड. तीनों ग्लैंड्स के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे. देन उसके बाद जो सेकंड ग्लैंड रहेगी वो हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड है, जो कि अब प्रेजेंट है हमारे स्टमक में. ठीक है, स्टमक में प्रेजेंट होगी. देन उसके बाद जो ग्लैंड रहेगी वो है हमारा लीवर. लीवर क्या है, ग्लैंड है. ऑलराइट, एंड देन उसके बाद जो ग्लैंड रहेगी वो है पैनक्रियास. ठीक है, फिर उसके बाद जो ग्लैंड रहेगी वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स बोलेंगे हम उनको. तो ये सारी ग्लैंड्स है. तो ये एलिमेंट्री कैनाल एंड ग्लैंड्स मिलकर के पूरा एक डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे हैं. ऑलराइट, आगे कंटिन्यू करते हैं. सो फर्स्ट हम एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो मैंने आपको पहले ही बताया था दैट एलिमेंट्री कैनाल इज अ मस्कुलर ट्यूब विच एक्सटेंड्स फ्रॉम द माउथ टू द एनस. ठीक है, और इसके सारे पार्ट्स देखो यहाँ पर मेंशन है, माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. एंड थ्रू एनस हम क्या करेंगे, ईजेशन, यानी कि बॉडी से वेस्ट को रिमूव करेंगे. ओके, एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में भी यहाँ पे मेंशन है, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ओके, सो अब हम एलिमेंट्री कैनाल के जो एक एक पार्ट है उसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले हम माउथ से स्टार्ट करेंगे. ऑलराइट, माउथ क्या है, इट इज द ओपनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. ठीक है, ओपनिंग है हमारी एलिमेंट्री कैनाल की. ठीक है, 2 ओपनिंग होती है. ओके, सो फ्रंट जो रहेगी वो हमारी माउथ रहेगा, सेकेंड ओपनिंग रहती है हमारा एनस. ठीक है, सो माउथ बेसिकली क्या है, इट इज द ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड हेल्प्स इन द इंजेशन ऑफ फूड. तो हम इनटेक ऑफ फूड कहाँ से करते हैं, माउथ से करते हैं. ठीक है, हमारे माउथ में जैसे हम फूड को इनटेक करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे और भी पार्ट्स प्रेजेंट हैं, जो कि इन फूड के डाइजेशन में, फूड के ब्रेकडाउन में हेल्प करेंगे. क्या क्या पार्ट्स है, इसमें क्या क्या रहेंगे, टंग, टीथ एंड सलाइवरी ग्लैंड्स. ये पार्ट्स क्या है, हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट है. ठीक है, सो माउथ की जो कैविटी है, कैविटी मतलब क्या, बेसिकली एम्प्टी स्पेस. ठीक है, जिसमें कुछ भरा हुआ है या तो हमारा जो माउथ है, ठीक है, लिप्स के पीछे जो पार्ट है, जो कैविटी है, उसको हम बकल कैविटी या फिर हम ओरल कैविटी भी बोल सकते हैं. ठीक है, या तो बकल कैविटी बोलेंगे या फिर हम क्या बोल सकते हैं, ओरल कैविटी, विच इज प्रेजेंट बिहाइंड द माउथ एंड इट इज ऑल्सो कॉमनली रेफर्ड टू एज द माउथ. तो इसको हम सिंपली आप माउथ बोल दो, बकल कैविटी बोल सकते हैं, ओरल कैविटी भी बोल सकते हैं. ठीक है, सो इसमें क्या क्या होता है, टंग, टीथ एंड सलाइवरी ग्लैंड. ठीक है, अब हम इन तीनों को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं. फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं टंग के बारे में. ठीक है, सो टंग का क्या फंक्शन है, आई थिंक सबको पता होगा, आई होप सबको पता होगा. सो टंग का फंक्शन बेसिकली ये है कि इट हेल्प्स इन च्यूइंग, मॉइस्टनिंग, रोलिंग एंड स्वेलोइंग ऑफ फूड. तो जो भी आप फूड को खा रहे हो, जब भी च्यू कर रहे हो, तो टंग है ना, हेल्प करती है च्यूइंग के लिए. ठीक है, मॉइस्चर प्रोवाइड करेगी फूड को. ठीक है, रोल करने में हेल्प करेगी ताकि इजीली हम उसको च्यू कर सके, और स्वेलो करने में भी हेल्प करेगी. साथ साथ में सबको पता होगा कि टंग्स के ऊपर क्या होता है, टेस्ट बर्ड्स होता है, जिससे हमें क्या पता चलता है, फूड का टेस्ट. राइट, तो सबका अलग अलग फेवरेट फूड होगा. राइट, किसी को स्वीट ज़्यादा पसंद होगी, जैसे गुलाब जामुन,
आया मुंह में पानी सबको, है ना। तो गुलाब जामुन, आइसक्रीम, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमको पसंद है। क्यों? क्योंकि हमें उनका टेस्ट भी पता है कि कौन सा चीज़ स्वीट है, कौन सा सॉल्टी टेस्ट है किसका। तो ये सारी चीज़ें हमें पता रहती है। तो कैसे पता चलती है? टेस्ट करने से। और टेस्ट करने से कैसे पता चलेगी? क्योंकि टंग पर क्या है, टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट है। तो उन्हीं टेस्ट बर्ड्स की वजह से हमें बहुत सारे फूड का जो टेस्ट है ना वो आइडिया लगता है। तो हमारे टंग पे ना अलग अलग जगह पर टेस्ट वर्ड्स प्रेजेंट है। तो वो अलग अलग टाइप्स के जो टेस्ट है ना उसको बेसिकली बोल सकते हैं कि उसको क्या करेगी, आइडेंटिफाई करेगी। ओके, फॉर एन एग्जाम्पल, सी यहाँ पे देखो, फ्रंट पे जो है स्वीट टेस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब भी हम कुछ मीठा खाते हैं तो हमें उसका जो टेस्ट है ना बाकी एरिया में भी पता चलता है। ठीक है, बाकी अदर एरिया में भी यहाँ पे भी पता लगेगा, बट यहाँ पे टेस्ट बड्स थोड़ी सी कम रहेंगे स्वीट के। मैक्सिमम जो है वो फ्रंट पे रहेंगे, टंग के फ्रंट पे। तो आप एक काम करना, आप कोई भी मीठा जो भी आपको फेवरेट फूड है आप ले सकते हैं आपके घर में जो भी अभी अवेलेबल है, और आप ट्राई करना, चेक करने की कि कौन से पार्ट में आपको बहुत ज़्यादा जो है मीठा टेस्ट आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद फ्रंट में ही साइड की अगर हम बात करें तो साइड में कौन सा टेस्ट है, सॉल्टी टेस्ट है। सी, साइड में कौन सा टेस्ट है, सॉल्टी टेस्ट है। तो जितना भी हम नमकीन जो भी चीज़ें खा रहे हैं तो उसका टेस्ट हमें साइड में आता है। फिर उसके बाद बैक साइड में सार टेस्ट है। ठीक है, जो भी आपने खट्टा खाया है उसका टेस्ट आपको बैक साइड में आएगा टंग के। एंड सबसे लास्ट में, ठीक है, एकदम अंदर की तरफ, यहाँ पे कौन सा टेस्ट है, बीटर। कौन सा, बीटर यानी कि कड़वा। तो कभी आपने देखा है जब हम बीमार होते हैं या बहुत ज्यादा हमें कफ हो गया है तो हमें कफ सिरप दी जाती है। और कफ सिरप मोस्टली कड़वी ही आती है। वैसे आजकल स्वीट टेस्ट में भी आने लग गई है, बट कड़वी जो रहती है, अगर आप उसने कभी आपने कभी अगर उसको पिया है तो आपको आइडिया होगा कि जब भी हम वो कफ सिरप पियेंगे या कोई भी कड़वी चीज़ हम खा रहे हैं तो हमें जो बिटर टेस्ट है ना वो बिल्कुल टंग के बैक साइड में आएगा। ठीक है, पीछे की तरफ आता है। ऑब्जर्व करना आप लोग ये, अगर आपके पास आसपास में ऐसी कोई चीज़ है अभी तो आप ट्राई करना उसको खाना, एंड देन ऑब्जर्व करना, ये सारे टेस्ट आपको आइडिया लग जाएंगे। ठीक है, तो ये रहेगा कि आप साथ साथ में ना प्रैक्टिकल करते जाओ, आप खुद से एक्सपेरिमेंट करते जाओ। तो हमें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम इजीली वो सारी चीज लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि हमें पता है हमने ये टेस्ट किया है तो हमें आइडिया है कि कौन सा टेस्ट कहाँ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, टीथ। ठीक है, सो टंग के बारे में हमें इतना ही पढ़ना है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है टीथ। टीथ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सो टीथ का फंक्शन ऑब्वियसली सबको पता होगा, क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, है ना। सो अच्छा, एक चीज आपने ऑब्जर्व करी है, आपके सामने अगर मिरर है तो आप देखना भी, जो तीत है हमारे, है ना, अलग अलग टाइप्स के, चेक करना, अलग अलग टाइप के जॉ में एम्बेडेड है। फ्रंट वाले जो तीत है वो थोड़े से चौड़े हैं, है ना। और फिर साइड में उसके जो तीत है, कुछ तीत जो है बिल्कुल देखो ऐसे होंगे, ठीक है, ऐसे शार्प होंगे आगे से। देन उसके बाद कुछ तीत जो है थोड़े से और ज्यादा चौड़े होंगे और बड़े होंगे, सी इस टाइप से। तो ऐसे क्या है, अलग अलग टाइप्स के तीत है। ऐसे तीत क्यों है हमारे पास, इतने अलग अलग टाइप्स के क्यों है, हमें तो फूड ही खाना है ना, हमें तो चबाना ही है, तो एक ही टाइप की टिप दे देते, ऐसा क्यों। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फूड कंज्यूम करते हैं, है ना। बहुत अलग अलग टाइप की चीज़ें खाते हैं, कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं, कुछ लोग फ्रूट्स ज़्यादा खा रहे हैं, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं तो वो मीट खाते हैं। तो ये अलग अलग टाइप्स का जो भी हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं ना, उसको कंज्यूम करने के लिए, उसको बेसिकली च्यू करने के लिए या उसके ब्रेक डाउन के लिए ना हमें अलग अलग टाइप्स के टीथ की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि वो जो फूड है वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो किसी फूड को कट करने के लिए अलग तीत चाहिए, ठीक है, किसी को टीयर करने के लिए अलग तीत चाहिए, ग्राइंडिंग के लिए हमें अलग तीत चाहिए। ठीक है, तो इन चारों तीत का ना अलग अलग टाइप का फंक्शन है। ओके, हम एक बार इनके नाम डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से होते हैं। सो फर्स्ट आपको दिख ही रहा होगा इन सीजर। ठीक है, टोटल 8 होते हैं नंबर में। हमारी अपर जॉ में 4 है और नीचे 4 है टोटल, तो टोटल कितने हो गए, 8 इन नंबर। फिर उसके बाद कैनाइन्स, ये टोटल 4 होते हैं इन नंबर, 2 ऊपर और 2 नीचे वाली जॉ में। फिर उसके बाद प्रीमोलर, प्रीमोलर्स जो है वो टोटल 8 होते हैं इन नंबर, 4 ऊपर 4 नीचे की तरफ। देन उसके बाद है मोलर।
मोलार टोटल 12 होता है इन नंबर, 6 ऊपर और 6 नीचे, ठीक है, बैक पीछे की तरफ होता है हमारे जॉ में। अभी एक एक हम डिस्कस करेंगे इन टीथ के बारे में अच्छे से, ठीक है। सो बेसिकली अभी जैसे मैंने आपसे बात की थी कि हम अलग अलग टाइप का फूड कंज्यूम करते हैं, तो इसीलिए हमें अलग अलग टाइप्स के टीथ चाहिए, और तो सबका फंक्शन अलग अलग रहेगा। सी फर्स्ट हम बात करते हैं इंसीजर की। जो हमारे फ्रंट वाले टीथ है ना, वो होते हैं इंसीजर, ठीक है। इनका काम क्या है, फूड को कट करना, ठीक है। जब भी हम खाना लेकर के आएंगे तो आगे की तरफ, आपने कैरेट खाई है कभी, खरगोश खाता है ना, देखा होगा उसके आगे के 2 दांत बड़े होते हैं, वही होते हैं इंसीजर। तो आप कैरेट जब भी खाओगे तो आपने देखा होगा आप आगे से कट करते हो, ठीक है। पहले उसको कट करोगे तो इन सीजर से हम कट करेंगे मोस्टली, ठीक है। देन उसके बाद इन सीजर के पास में ना ऐसे शार्प एज वाले आपको टीथ मिलेंगे, इस टाइप से, ठीक है। ये टीथ होता है कैनाइन्स। इनका मेन फंक्शन है टीयर करना फूड को, तो कट भी करते हैं और टीयर भी करते हैं फूड को, ठीक है। सो टीयरिंग ऑफ फूड मेन फंक्शन है इनका कैनाइन्स का। सो बेसिकली ये ऐसे शार्प होता है ना, तो आपने देखा होगा जो लोग मीट खाते हैं या एनिमल्स की हम बात कर रहे हैं, जो कार्निवोर्स है, सबको पता है ना कार्निवोर्स क्या होता है, आपके लॉयन टाइगर ये सब क्या है, कार्निवोर्स है, जो मीट ईटर है, ठीक है। अब इनके आपने टीथ देखे होंगे, शार्प होते हैं, दो साइड में टीथ जो निकले हुए होते हैं ना, वो शार्प होते हैं, वही होता है कैनाइन, ठीक है। तो वो कैनाइन्स उनमें शार्प क्यों होते हैं, हर्बीवोर्स में आपने नहीं देखे होंगे कैनाइन्स इतने शार्प, बट उनमें ज्यादा शार्प होते हैं, क्यों, क्योंकि उनको मीट को टीयर करना है, और टीयरिंग के लिए उनको कैनाइन्स मतलब अच्छे वाले टीथ चाहिए जो टीयर करने में हेल्प कर सके। तो इसीलिए ये इस टीथ का शेप जो है वो ऐसे, इनका शेप जो है वो ऐसे होता है, ओके। नेक्स्ट है प्रीमोलार। प्रीमोलार एंड मोलार, बेसिकली इन दोनों का ही फंक्शन होता है फूड को अच्छे से च्यू करना और फूड की ग्राइंडिंग एंड मिक्सिंग करना, ठीक है। फूड को अच्छे से ग्राइंड करते हैं, जो आपको बोला जाता है ना चबा चबा के खाओ, चबा चबा के खाओ, तो जब भी हम चबाते हैं तो आप ऑब्जर्व करना, ठीक है, नेक्स्ट टाइम, कि आप जो फूड को चबा रहे हो ना या ग्राइंडिंग या उसकी मिक्सिंग कर रहे हो, वो साइड में जो टीथ प्रेजेंट है ना हमारे बड़े वाले, उनसे करते हैं। तो प्रीमोलर मोलर्स दोनों का यही काम है, ठीक है। प्रीमोलर और मोलर्स जो है दोनों शेप में थोड़े से अलग होते हैं एज कम्पेयर टू इंसिजर एंड कैनाइन्स, ठीक है। ये देखो इस टाइप से थोड़े से बड़े होते हैं ये दोनों, ओके। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं हम लोग। अब हम टीथ का ना थोड़ा सा उसके बारे में देखते हैं कि एक्चुअल हमने टाइप्स तो देख लिए, बट टूथ एनाटॉमी पढ़ते हैं कि उसमें होता क्या क्या है, टीथ बनते किससे हैं, उसमें क्या क्या नीचे प्रेजेंट क्या होता है, ठीक है। तो ये सारा हम पढ़ेंगे, ओके। So, the vertical section of a tooth shows 4 layers: enamel, dentine, cement and dental pulp. See, यहाँ पे लिखा हुआ है enamel, फिर उसके नीचे dentine, फिर उसके नीचे pulp cavity है, ओके। एंड नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है सीमेंट, ओके। सो अब इनका फंक्शन क्या है, तो जो इनेमल है वो आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, शाइनी एंड आउटर मोस्ट लेयर है, और बेसिकली हार्डेस्ट पार्ट है ऑफ द ह्यूमन बॉडी। सी यहाँ पे मेंशन है हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। हार्डेस्ट बोन या हार्डेस्ट टिश्यू जो है हमारी बॉडी का वो बोन्स है, ठीक है। लेकिन हार्डेस्ट जो पार्ट है हमारी बॉडी का जो नॉन लिविंग है बेसिकली, जो कि रहेगा इनेबल, क्या है, इनेबल, ओके। याद रखना ये चीज है। अब एक टूथ में बेसिकली क्या क्या होता है, क्राउन रहेगा, जो क्राउन वाला पार्ट है, जो जो हमें दिखता है ना वही क्राउन वाला पार्ट है, ठीक है, जो हम टच कर सकते हैं टीथ को, जो वाइट पार्ट दिख रहा है, तो ये हमारा क्राउन है। क्राउन के नीचे होती है नेक, छोटा सा पार्ट होता है जो कि जॉ में एम्बेडेड रहता है, और जो पार्ट पूरी अच्छे तरीके से जॉ में एम्बेडेड है वो होती है रूट, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या है, हमारी रूट है जो जॉ में एम्बेडेड है। अब रूट का पार्ट देखो आपको यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा होगा, ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर इसी एरिया से होते हुए फिर नर्व्स और ब्लड वेसल्स इस तरीके से आती है। तो आपने कभी देखा होगा कि जो वाइट पार्ट है, जो क्राउन है हमारा, ठीक है, ये क्राउन, इस क्राउन को जब भी आप टच करोगे, ठीक है, तो इसमें कोई पेन नहीं होता है, आपको आप इजीली टच कर सकते हो, इसमें कोई पेन नहीं होगा। और लेकिन जब भी हमारे जो टूथ है उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, या वो गिर जाता है, टूट जाता है, तब आपने देखा होगा हमें ब्लड भी आ रहा है ना, हमें पेन भी होता है, क्यों, इस पार्ट में तो नहीं हो रहा है,
फिर वैसे क्यों हमको पेन हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो हमारी पल्प कैविटी है, ठीक है, उसमें क्या होती है, नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स होती है। ओके, तो इसी वजह से जब भी हमारा टूथ जो है वो टूट जाता है तो हमें पेन होता है थोड़े टाइम के लिए एंड ब्लड भी आता है वहां से। ओके, समझ में आया? ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये पूरा दिस वन, ठीक है, ये ये बोन है। ओके, यहाँ पे मेंशन है। सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डेंटाइन, ठीक है। डेंटाइन के बारे में थोड़ा सा पढ़ता है। डेंटाइन मेक्स द बल्क ऑफ द टूथ एंड इट कंटेन्स 70% इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। ओके, डेंटाइन वाला पार्ट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये है एनिमल, ठीक है, व्हाइट पार्ट जो आपको शो हो रहा है, एंड इसके नीचे प्रेजेंट होता है डेंटाइन वाला पार्ट। ये क्या करता है, इसका मेन फंक्शन है प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू एनिमल, and it is also responsible for transmitting impulses from the enamel और root to the dental pulp। ठीक है, तो ये impulses जो जनरेट होगी उनको पल्प तक पहुंचाएगा और पल्प से आगे जो impulses है वो नर्व्स में जाएगी। ठीक है, नर्व्स, impulses, ये सब क्या है, ये हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट पार्ट है इसका सीमेंट। तो सीमेंट बेसिकली क्या है, इट इज प्रेजेंट एट द लाइनिंग ऑफ अ टूथ एंड बोनी सॉकेट। ये कहाँ पर प्रेजेंट है, सी यहाँ पर मेंशन है, ये वाला जो पार्ट है, ओके, दिस वन, ये है हमारा सीमेंट या सीमेंटम भी बोल सकते हैं इसको। तो ये टूथ की लाइनिंग जहाँ पर बोन और टूथ दोनों आपस में अटैच हो रहे हैं, उन दोनों एरिया के बीच में यहाँ पर क्या है, ये सीमेंटम प्रेजेंट है। ओके, सो इसका मेन फंक्शन क्या है, बेसिकली ये क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है टीथ को, एंड ये अटैच करता है टूथ को बेसिकली इस बोन वाले पार्ट से। ओके, सो इट इट इज अ स्ट्रक्चर implicated in the attachment of the teeth to the bony socket। ओके, इसके बहुत सारे और भी फंक्शन है, बट मेनली हमें इतना याद रखना है कि ये बोनी सॉकेट से टूथ को अटैच कर रहा है। ओके, नेक्स्ट है डेंटल पल्प। तो डेंटल पल्प बेसिकली ये वाला पार्ट जो है आपको दिख रहा होगा, दिस वन, इसमें आपको अलग अलग वेसल्स दिख रही होगी जिसमें ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स एंड नर्व्स प्रेजेंट होती है। सी यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, यहाँ से ब्लड वेसल्स, नर्व्स आ रही है और पूरे रूट में पल्प वाले एरिया में जो है वो यहाँ से अटैच्ड है। ठीक है, तो ये क्या करेगी, डेंटल पल्प का मेन फंक्शन क्या है, ये होल्ड करता है ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड लिम्फ वेसल्स को। ठीक है, तो जब भी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी हमें चोट लगती है या फिर कभी टूथ जो है हमारा गिर जाता है, टूट जाता है, ठीक है, तो हमें पेन होता है। अगर आपने कभी इस वाले पार्ट को, जो क्राउन वाला पार्ट है जो बाहर रहता है, ठीक है, इसको हम जब कभी भी टच करते हैं तो हमें कोई ऐसा पेन नहीं होता है ना। लेकिन जब भी पूरा टूथ रूट वाले पार्ट से निकल जाता है तो उस टाइम पे हमें पेन होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे नर्व्स प्रेजेंट है और साथ साथ में ब्लड भी आता है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट है। सी यहाँ तक प्रेजेंट है ना पूरे पल्प में, तो इसी वजह से क्या होता है कि हमें पेन भी फील होता है और ब्लड भी आता है। ओके, तो हमें टूथ के बारे में इतना ही पढ़ना है, टूथ एनाटॉमी के बारे में। क्यों? क्योंकि ये हमारे वैसे एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, बट ये एक्स्ट्रा नॉलेज है आपके लिए, तो हम अभी बस इतना ही डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है डेंटल फॉर्मूला। ठीक है, डेंटल फॉर्मूला में हम बेसिकली ये समझेंगे कि हमारे अपर जॉ और हमारे लोअर जॉ में टोटल कितने टीथ होता है, और देन उसके अकॉर्डिंग हम एक ह्यूमन चाइल्ड और एक एडल्ट ह्यूमन के जो टीथ के टाइप्स है और कितने टीथ प्रेजेंट है वो हम समझेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज और मैं बता देती हूँ, हमारे जो टीथ है लाइफ में 2 बार आते हैं। ओके, वैसे इतना तो सबको पता होगा कि टोटल टीथ कितने होते हैं, 32, है ना। कैसे सुना होगा ना, 32 ही मत दिखाओ। ठीक है, तो 32 टीथ प्रेजेंट होते हैं हमारे, लेकिन जब हम छोटे होते हैं ना तब हमारे कम टीथ होते हैं। ओके, तो हमारी लाइफ में 2 बार टीथ आते हैं हमारे। जो फर्स्ट टाइम जब टीथ आते हैं, ठीक है, जब हम छोटे होते हैं बचपन में, मम्मी लोग से कहते हुए भी सुना होगा, दूध के दांत, है ना, मिल्क टीथ। तो फर्स्ट टाइम जो टीथ आते हैं हमारे, उनको हम बोलते हैं मिल्क टीथ या फिर टेम्परेरी टीथ। देन उसके बाद जब मिल्क टीथ गिर जाता है तो दोबारा जो टीथ आते हैं उनको हम परमानेंट टीथ बोलते हैं। ओके, सो 2 बार हमारे टीथ होते हैं, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ, 2 टाइप के होते हैं।
तो जो मिल्क टीथ है वो ह्यूमन चाइल्ड में रहेंगे, ठीक है। एंड देन उसके बाद परमानेंट टीथ जो है तो उसका फॉर्मूला वो अलग रहेगा, तो वो हम एडल्ट ह्यूमन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ओके, कंटिन्यू करते हैं। सो देखो डेंटल फॉर्मूला कैसे मेंशन करते हैं हम, इसमें हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ इच टाइप ऑफ टीथ इन द अपर जॉ। हमने 4 टाइप के टीथ पढ़े थे, सी इंसीजर, कैनाइन्स, मोलार्स एंड प्रीमोलर्स। ओके, अभी आप नंबर पे मत जाओ, यहाँ पे हमने 4 टाइप के टीथ पढ़े थे, इंसीजर्स, कैनाइन्स, मोलार्स एंड प्रीमोलार्स। तो हम क्या करना है, जब भी डेंटल फॉर्मूला लिखेंगे तो ऊपर क्या मेंशन करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ इच टीथ ऑफ इच टाइप ऑफ टीथ इन द अपर जॉ, ठीक है। हमारे अपर जॉ में कितने टीथ है वो हमें लिखने हैं सबसे पहले। तो टोटल नहीं लिखने, हाफ अपर जॉ की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, कैसे, हाफ अपर जॉ, ठीक है, हाफ पार्ट की बात कर रहे हैं। तो हमने पढ़ा था कि हमारे इंसीजर है जो टोटल कितने होते हैं, 8 इंसीजर होते हैं, ठीक है, टोटल वो दोनों जॉ को मिला करके। बट अगर हम अपर जॉ की बात करें तो अपर जॉ में 4 इंसीजर होते हैं, ठीक है, टोटल 4 होता है, 4 ऊपर 4 नीचे। लेकिन जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तब हमें उस फॉर्मूला में हाफ अपर जॉ की बात करनी है, ठीक है, हाफ अपर जॉ, HUJ लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो हाफ अपर जॉ की बात करें तो यानी कि हाफ टीथ की बात कर रहे हैं, तो हम 4 का हाफ क्या होता है, 2। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला में क्या लिखेंगे, 2, ठीक है, 2। तो 2 क्या है, इंसीजर है। फिर उसके बाद ऐसे ही हमें कैनाइन का लिखना है, प्रीमोलर लिखना है और मोलर लिखना है। तो चारों हम अपर हाफ अपर जॉ की बात कर रहे थे, 2 1 2 3। सेम ऐसे ही नीचे भी लिखेंगे 2 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे अब आपको डिवाइड नहीं करना है इनको, हम सिर्फ एक फॉर्मूला बना रहे हैं, ये हाफ अपर जॉ का है, ये हाफ लोअर जॉ जॉ का है, ठीक है। नीचे वाले जॉ का है पार्ट और ये अपर जॉ का पार्ट है, लेकिन हाफ ही लिखा है। अब हमें अगर टोटल हमें आइडिया पता लगाना है कि एडल्ट ह्यूमन में कितने टीथ होंगे, तो हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ठीक है। देन उसके बाद अगर आप काउंट करोगे तो टोटल 32 आएंगे। ऑलराइट, ठीक है। सी, हम आगे देख लेते हैं इसमें फिर से। देखो यहाँ पे मेंशन है, दिख रहा होगा आपको, सेम फॉर्मूला दिया हुआ है, आई मतलब इंसीजर, सी मतलब कैनाइन, पीएम मतलब प्रीमोलर एंड एम मीन्स मोलर, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है। तो ये डेंटल फॉर्मूला है फॉर ह्यूमन परमानेंट डेंटिशन, जो परमानेंट टीथ आते हैं उसके। तो अब ये हाफ अपर जॉ की बात कर रहा है ऊपर, और ये हाफ लोअर जॉ की बात कर रहा है ये नीचे, ठीक है। ये ऊपर जो लिखा हुआ है 2 1 2 3 ये अपर जॉ का लिखा हुआ है, बट हाफ फॉर्मूला, हाफ नंबर लिखे हुए बस। और ये नीचे जो लिखा हुआ है ये लोअर जॉ का लिखा हुआ है, और इसको क्या करा है, देखो मल्टीप्लाई बाय 2 किया हुआ है। तो 2 1 2 3, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा, 4 2 4 6, ठीक है। सेम नीचे भी रहेगा 4 2 4 6। ओके, अब आप इनको क्या करना है, ऐड कर लो सबको आपस में, ऊपर और ये नीचे दोनों को आपस में ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 16 16। तो ये फुल अपर जॉ का नंबर है और ये लोअर जॉ का नंबर है, ठीक है। अब ये कंप्लीट है, और 16 प्लस 16 अगर हम करेंगे टोटल कितने हो जाएंगे 32। तो ये 32 टीथ किस में है, ह्यूमन एडल्ट में। तो आपको पूरा इस तरीके से डिस्क्राइब करने के लिए नहीं बोला जाएगा, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला पूछते हैं तो आपको हमेशा हाफ ही लिखना है, 2 1 2 3 2 1 2 3, एंड आप यहाँ पर मेंशन कर दोगे हाफ अपर जॉ एंड हाफ लोअर जॉ, ये अपर जॉ का है ये लोअर जॉ का है, तो आपको बस ऐसे मेंशन करना है। ये डेंटल फॉर्मूला है, ठीक है, किसके लिए है, ह्यूमन एडल्ट के लिए, यानी कि परमानेंट डेंटिशियन का है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चाइल्ड के बारे में कि बच्चों में जो टीथ है वो टोटल कितने होते हैं, ठीक है, हम वो पढ़ने वाले हैं अब। सो सी, यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा प्राइमरी टीथ एंड सेकेंडरी टीथ यहाँ पर मेंशन है, और अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो प्राइमरी टीथ जो है वो सेकेंडरी टीथ से थोड़े से कम दिख रहे होंगे, है ना। तो इससे आइडिया लग गया होगा आपको, जो प्राइमरी टीथ है वो कौन से हैं,
मिल्क टीथ है, ठीक है। चाइल्ड में जो टीथ रहता है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, और जो सेकेंडरी टीथ है वो ह्यूमन एडल्ट के है, ठीक है। अच्छा नीचे देखो, यहाँ पे और भी आपको शो हो रहे होंगे टीथ के टाइप्स, जिसमें इनसीजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स लिखे हुए हैं, और उनके अलग अलग कलर बताए हुए हैं। तो सी ये जो कलर है, ये जो इनसीजर का कलर है ग्रीन, सी यहाँ पे देखो इनसीजर, तो ये अपर जो है पूरा, ठीक है। दिस पार्ट ये वाला अपर जॉ का है, और ये नीचे आपका लोअर जॉ है। तो अपर जॉ में अगर हम यहाँ पे काउंट करेंगे तो टोटल कितने इंसीजर है, 4। और नीचे भी अगर आप देखोगे तो टोटल कितने हैं, 4, ठीक है। तो टोटल इंसीजर कितने हुए, 8। देन उसके बाद कैनाइन की अगर हम बात करें तो कैनाइन देखो इंसीजर के पास में ही है, ये यहाँ पे, ठीक है। ये कैनाइन है, नीचे भी है, ठीक है, और ये अपर जॉ में भी है। तो टोटल कितने कैनाइन्स है, 4। ओके, नेक्स्ट है प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स येलो कलर में दिए हुए हैं कैनाइन्स के पास में, सी ये देखो ये प्रीमोलर्स है, ऊपर भी यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, प्रीमोलर्स है। तो ये प्रीमोलर्स टोटल कितने हैं, काउंट करो, 4 नीचे है 4 ऊपर है, टोटल कितने हो गए, 8। नेक्स्ट है मोलार्स जो कि ब्लू कलर में है। तो मोलार्स बेसिकली कितने हैं, लास्ट जो टीथ होते हैं हमारे वो है, ठीक है, 6 नीचे होते हैं और 6 अपर जॉ में होंगे, टोटल कितने हो गए, 12। टोटल मोलार्स कितने हैं हमारे, 12। अगर आप इनको पूरा काउंट करोगे तो टोटल 32 टीथ होंगे, ठीक है। अब हम प्राइमरी टीथ की बात करते हैं, ठीक है। पहले हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, जैसे हमने प्राइमरी सॉरी सेकेंडरी टीथ या फिर परमानेंट डेंटिशन का जो फॉर्मूला देखा था 2123 वाला, वैसे ही ह्यूमन चाइल्ड का जो डेंटल फॉर्मूला है वो अलग होता है, ठीक है, क्योंकि उनमें जो टीथ आते हैं ना वो कम आते हैं। टोटल 32 टीथ नहीं आता है, 20 टीथ ही आते हैं, कितने, 20। तो इसका फॉर्मूला अलग रहेगा थोड़ा सा। तो लिखना हमें वैसे ही है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इनसीजर, फिर कैनाइन्स, फिर प्रीमोलर्स एंड फिर मोलर्स, ठीक है। तो ये हाफ किसकी बात कर रहे हैं हम, हाफ अपर जॉ की, और हाफ लोअर जॉ की बात करेंगे तो सेम ऐसे ही, इनसीजर, कैनाइन्स, प्रीमोलार्स एंड मोलार्स, ऐसे ही हम नंबर लिखेंगे इनके, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं, यही से काउंट कर लेते हैं, इन सीजर कितने हैं, देखो आपको ग्रीन कलर वाले जो है वो इन सीजर है, टोटल 4 नीचे है 4 ऊपर है, बट हम हाफ की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, हमें हाफ का ही फॉर्मूला लिखना है। तो हम हाफ करके लिखेंगे अगर, तो कितने इन सीजर लिखेंगे, अगर हम हाफ की बात कर रहे हैं तो कितने इन सीजर लिखेंगे, 2, ठीक है। फिर उसके बाद हम इधर वाले पार्ट की बात करते हैं, ओके, ये वाला पार्ट आप भूल जाओ, इधर वाला रहे भूल जाओ। हम वेट अ मिनट, ठीक है, हम इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। तो 2 इंसिजर लिख लिए, फिर उसके बाद कैनाइन कितने हैं, एक ऊपर है, ठीक है, तो एक ऊपर लिख लिया। फिर उसके बाद अच्छा हम साथ साथ में नीचे का भी लिखते जाते हैं, 2 कितने हैं इंसीजर प्रेजेंट है नीचे भी, लोअर जॉ में भी, तो 2 लिख दिया, और कैनाइन कितना है, एक ही है, तो 1 लिख लिया, ठीक है। हाफ की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स कितने दिख रहे हैं आपको, 2 दिख रहे हैं ऊपर, है ना, ठीक है। नीचे कितने दिख रहे हैं, 2, ठीक है, लिख देते हैं। फिर मोलार्स दिख रहे हैं, मोलार्स दिख रहे हैं कहीं आपको, सॉरी वेट अ मिनट, हमने गलती कर ली, यहाँ पे क्या रहेगा, ये जो ब्लू कलर के है ये क्या है, मोलार्स है ना, यहाँ पे मेंशन है देखो, प्री मोलार येलो कलर में थे, बट यहाँ पे कोई भी टीथ येलो कलर का आपको नहीं दिख रहा होगा, तो ये क्या है, प्री मोलार है, ओके। सो प्री मोलार इनमें नहीं प्रेजेंट है, मिल्क प्राइमरी टीथ में जब मिल्क टीथ आता है तो क्या होता है, प्री मोलार्स प्रेजेंट नहीं होता है। तो वेट अ मिनट, हम इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से, ओके। तो कितने हो गए हमारे टीथ, प्रीमोलर्स तो एक भी नहीं है, तो हम यहाँ पे 0 मेंशन कर देंगे, ठीक है, 0, ओके। फिर मोलार की अगर हम बात करेंगे तो कितने हैं, 2 ऊपर है 2 नीचे है, ओके। हाफ की हम बात कर रहे हैं, तो 2102 2102 ये फॉर्मूला है एक ह्यूमन चाइल्ड का, ठीक है। अब इसको अगर कंप्लीट करना है तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सेम प्रोसेस रहेगा आगे जो परमानेंट डेंटिशन का हमने देखा था फॉर्मूला में, ठीक है। तो काउंट करो, ऊपर अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं 4 2, वेट अ मिनट, मैं इसको रिमूव कर देती हूँ यहाँ पे, सी यहाँ लिखते हैं हम, ठीक है। सो कितना हो जाएगा 4204, एंड नीचे भी सेम रहेगा 4204। अब बस हमें क्या करना है, इसको ऐड करना है, तो ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 10 अपर जॉ में और 10 लोअर जॉ में, ये कंप्लीट टीथ है, और टोटल कितने टीथ हो गए 20। तो एक एडल्ट में कितने टीथ आते हैं 32,
ठीक है। एडल्ट में कितने टीथ होते हैं टोटल? 32। एंड एक चाइल्ड में कितने होते हैं टोटल? 20 टीथ होते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला समझ में आया? तो आपको फॉर्मूले में बस क्या याद रखना है, ह्यूमन एडल्ट का क्या रहेगा, 2123 2123। और एक अगर चाइल्ड की हम बात करेंगे तो क्या रहेगा, दिस वन 2102 2102, हाफ जॉ की बात करेंगे हम इसमें। ओके, समझ में आया? आगे कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फेरिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे फेरिंग्स के बारे में, एलिमेंट्री कैनाल का जो पार्ट है। ठीक है, माउथ कंप्लीट हो गया है। माउथ में हमने पढ़ा है टीथ और टंग के बारे में। एक सलाइवरी ग्लैंड वाला जो पार्ट है वो बच गया है, तो वो हम ग्लैंड्स में एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम एलिमेंट्री कैनाल के जो पार्ट्स है वो आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, सो फेरिंग्स यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, सी फेरिंग्स मेंशन है। ठीक है, जिसमें नेजो फेरिंग्स, ओरो फेरिंग्स और नेजल कैविटी लिखा हुआ है। तो बेसिकली फेरिंग्स का क्या मतलब है, क्या फंक्शन होगा? फेरिंग्स क्या है? एक कॉमन पैसेज है फॉर बोथ फूड एंड एयर। ठीक है, ये नेजल कैविटी से भी अटैच्ड है और ये ओरल कैविटी से भी अटैच होता है। जो पार्ट इसका नेजल कैविटी से अटैच है ना, उसको हम बोलते हैं नेजोफेरिंग्स। ठीक है, और जो ओरल कैविटी से अटैच है उसको हम बोलते हैं ओरोफेरिंग्स। ओके, समझ में आया? नेजल कैविटी क्या है? नेजल कैविटी बेसिकली ये जो हमारा नोज है, ठीक है, दिस वन, नोज के पीछे की जो कैविटी है, जो स्पेस है, उसी को हम नेजल कैविटी बोल रहे हैं। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसी को हम क्या बोल रहे हैं, नेजल कैविटी। और नेजल कैविटी से नीचे ही जो पार्ट है उसको हम बोलेंगे नेजोफेरिंग्स, जो बेसिकली फेरिंग्स का ही एक पार्ट है। तो अब आपको यहाँ पे डायग्राम में भी दिख रहा होगा, जो फेरिंग्स वाला पार्ट है वो ओरल कैविटी और नेजल कैविटी दोनों से अटैच है। मतलब कि जो भी हम खाना खाएंगे वो हमारा फेरिंग्स में जाएगा, और जब भी हम एयर इनहेल करेंगे वो भी फेरिंग्स में जाएगी। तो इसीलिए ये कॉमन पैसेज है जहाँ पे फूड और एयर दोनों आ रहे हैं। ओके, सी, तो यहाँ पे मेंशन भी है, इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर। तो ये क्या है, ट्यूब है, होलो मस्क्यूलर ट्यूब है, जो कि हमारे नेक में प्रेजेंट है। और ये नोज से स्टार्ट होती है, ओके, एंड लैरिंग्स में ओपन होती है। और लैरिंग्स वाला पार्ट सी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, दिस वन। ठीक है, ये पूरा क्या है, लैरिंग्स वाला पार्ट है। एंड देन उसके नीचे क्या होगी, ट्रेकिया। तो ट्रेकिया क्या है, विंड पाइप है, जो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। ठीक है, और हमारा जो फूड है वो फेरिंग से नीचे कहाँ जाएगा, ईसोफेगस में जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, फूड पाइप। ठीक है, तो फेरिंग्स तक अब फूड आ गया, जो भी हमने माउथ में च्यू किया था। ठीक है, वो अब फूड कहाँ आ गया है, हमारा फेरिंग्स में आ गया है। और फेरिंग्स के बाद अब हमारा फूड कहाँ जाएगा, ईसोफेगस में जाएगा। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फूड पाइप। ठीक है, कॉमन लैंग्वेज में हम फूड पाइप बोलते हैं। तो आगे हम अब फूड पाइप के बारे में पढ़ते हैं। ओके, फेरिंग्स के लिए बस हमें इतना ही याद रखना है कि क्या होता है, एक होलो मस्कुलर ट्यूब है जो कि क्या फंक्शन है जिसका, कॉमन पैसेज है फॉर बोथ फूड एंड एयर। ठीक है, एंड इसका फंक्शन ये रहेगा कि ये ईसोफेगस तक फूड को पास करेगी आगे। ओके, सो नेक्स्ट है ईसोफेगस। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल का नेक्स्ट पार्ट क्या रहेगा, ईसोफेगस। यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, मस्क्यूलर ट्यूब है। ठीक है, तो जो भी हमने खाना खाया है, जब भी माउथ से हमने इंजेक्शन किया है, वो इंजेक्शन के बाद फूड फेरिंग्स में जाएगा, और फेरिंग्स के बाद जो हमारा फूड है वो यहाँ ईसोफेगस में आएगा। ठीक है, ईसोफेगस में कोई भी ग्लैंड्स नहीं होती है, तो इसीलिए यहाँ पे कोई भी डाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, its function is to transport food and fluid after being swallowed from the mouth to the stomach। तो इसका एक सिंपल फंक्शन है, जो भी आपने खाना खाया है उसको वो माउथ से लेकर के यहाँ स्टमक तक पहुंचाएगी। ठीक है, यही इसका फंक्शन है। और ये पहुंचाती कैसे है, ये क्या करेगी, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, या तो पेरिस्टालसिस बोल सकते हैं या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स बोल सकते हैं। सो फूड इज पुश डाउन बाय दिस मूवमेंट। ठीक है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, सी ये फर्स्ट डायग्राम है। अब इसमें यहाँ पे ना ये जो येलो वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो है, ये क्या है, ये हमारा फूड है। ठीक है, दिस वन येलो कलर में, तो ये हमारा क्या है, फूड है। तो जैसे ही फूड आएगा, जो ये ट्यूब है, ये इसमें क्या होती है, मसल्स होती है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करती है। ठीक है, जैसे ही फूड आया, ठीक है, फूड नीचे की तरफ अब इसको बढ़ाना है। अब देखो सेकंड डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ये सेकंड डायग्राम है, इसमें आपको दिख रहा होगा फूड नीचे आ गया है। ठीक है, यहाँ पे आ गया है, फिर उसके बाद फूड यहाँ पर स्टमक के पास आ गया है।
राइट, दिख रहा है? तो फूड क्या कर रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो इसमें क्या है, जो मसल्स है ना ईसोफेगस की, वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करती है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। ठीक है, इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगी तो उसकी वजह से क्या होगा, फूड पे प्रेशर पड़ेगा और वो आगे की तरफ पुश होता जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो इस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को ही हम पेरिस्टालसिस या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स बोलते हैं। ये बेसिकली वेव लाइक मूवमेंट होती है इस तरीके से। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि फॉर एन एग्जांपल ये एक ट्यूब है, तो ये कहीं से कॉन्ट्रैक्ट होगी, फिर रिलैक्स होगी, आगे वाला पार्ट तो फूड आगे बढ़ेगा, ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट होगी, नीचे रिलैक्स होती जाएगी, ऊपर कॉन्ट्रैक्ट होती जाएगी, नीचे रिलैक्स होती जाएगी, तो फूड आगे की तरफ मूव करता जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बस इसोफेगस में हमें इतना ही पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो पार्ट रहेगा वो है स्टमक। ठीक है, क्या है? स्टमक। अब स्टमक में बेसिकली क्या रहेगा, जो भी आपने फूड कंज्यूम किया था अब माउथ से होते हुए ईसोफेगस में आएगा, और ईसोफेगस से कहाँ आ रहा है, हमारे स्टमक में। ठीक है, स्टमक के 4 सेक्शन होते हैं। फर्स्ट इज फंडस। ठीक है, ये जो अपर पार्ट है दिस इज कॉल्ड फंडस। ठीक है, और जो पार्ट ईसोफेगस से अटैच होता है, जो स्टमक वाला पार्ट है वो ईसोफेगस से अटैच है, इसको हम बोलते हैं कार्डियक या फिर कार्डिया। ठीक है, यहाँ पे एक स्फिंक्टर भी होता है, हम आगे और पढ़ेंगे वैसे इसके बारे में। स्फिंक्टर क्या होता है, इस तरीके से। ठीक है, ऐसे ऐसे एक वॉल्व होता है। ठीक है, ऐसे यहाँ बीच में एक वॉल्व होगा, मस्कुलर वॉल्व, जो क्या करेगा, फूड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करेगा। यानी कि जैसे ही फूड आपके इस पार्ट से, इस ईसोफेगस से स्टमक के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये फूड जब यहाँ पे मिक्स होगा एंजाइम के साथ, जब इसकी चर्निंग होगी स्टमक में, तो ये दोबारा ऊपर ना चला जाए, इसीलिए यहाँ पे बीच में एक वॉल्व रहता है। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट है स्टमक का वो है बॉडी। ये देखो, ये पूरा जो पार्ट है ये बड़ा सा, ये क्या है, बॉडी। तो बॉडी वाले पार्ट में ही मेनली क्या होता है, डाइजेशन होगा, मतलब ब्रेक डाउन होगा फूड का में। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारा पाइलोरस। ठीक है, तो 4 सेक्शन है स्टमक के, फंडस, कार्डियक, बॉडी एंड पाइलोरस। पाइलोरस को आप पाइलोरिक रीजन भी बोल सकते हैं। फिर यही जो पाइलोरस है आपका, ये नीचे सी शेप्ड जो पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जिसको हम बोलते हैं ड्योडेनम। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में भी। तो ये डिओडेनम से अटैच रहता है, और इनके बीच में भी यहाँ पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे भी एक वॉल प्रेजेंट होगा। तो उस वॉल का काम भी सेम यही है कि जैसे ही स्टमक से फूड नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा या डिओडेनम में जाएगा, तो वो फूड फिर से स्टमक में नहीं आ जाए, तो उसको वो प्रिवेंट करेगा। ठीक है, तो उसको रोकता है बेसिकली। तो यहाँ पे वॉल्व प्रेजेंट होगा। ओके, समझ में आया इतना? अब हम आगे और अच्छे से इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, सी, यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा स्टमक का। ठीक है, ये स्टमक का पार्ट है, यहाँ पे स्टमक के पार्ट्स मेंशन है। ठीक है, पाइलोरी, अच्छा स्पिंक्टर मेंशन है, सॉरी, यहाँ पे ईसोफेगल जो स्फिंक्टर है, जो कार्डियक स्फिंक्टर मैंने बोला था, ठीक है, उसका सेकेंड नाम है ये। सो ईसोफेगल स्फिंक्टर। ठीक है, क्योंकि ईसोफेगस से अटैच्ड है। सी, यहाँ पे ईसोफेगस आ रही है और नीचे क्या है, स्टमक है। फिर ये नीचे डिओडेनम वाला पार्ट है सी शेप, तो यहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर लिखा हुआ है। ठीक है, ये वाला पार्ट। ओके, अब ये पूरा क्या है, हमारा स्टमक है। तो स्टमक कैसा होता है, जे शेप्ड होता है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक तरीके का बैग समझ लो। ठीक है, बाकी जितने भी पार्ट्स हैं ना एलिमेंट्री कैनाल के, वो एक ट्यूब के फॉर्म में आपको दिखेंगे, लेकिन सिर्फ एक स्टमक है जो वाइड थोड़ा सा होता है। ठीक है, वाइडेस्ट पार्ट है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का। ठीक है, तो एक बैग जैसा दिखेगा आपको ये, थिक वॉल्ड होगा, इसकी वॉल थिक रहेगी। ठीक है, और कहाँ प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इन द लेफ्ट साइड ऑफ द अपर एब्डोमेन। ठीक है, हमारे एब्डोमेन में प्रेजेंट होगा। तो हमारी बॉडी में जो एब्डोमेन वाला पार्ट है, जिसमें स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, फिर सी, और क्या लिखा हुआ है, इट इज लोकेटेड बिटवीन ईसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। तो कहाँ प्रेजेंट होगा, बिटवीन द ईसोफेगस। तो ऊपर इसके क्या है, ये ईसोफेगस है, नीचे क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है जो कि है डिओडेनम। तो इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है। और यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली जो भी फूड ईसोफेगस से आया है, वो उस फूड की यहाँ पे क्या होगी, चर्निंग होगी, और यहाँ पे कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलीज होंगे।
मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमारी कुछ ग्लैंड्स हैं जो अलग अलग जगह पर प्रेजेंट है, जिसमें से एक है गैस्ट्रिक ग्लैंड जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट है। तो वहां से कुछ जूसेस रिलीज होंगे जिसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो फूड का ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, डाइजेशन में हेल्प करता है। तो कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है स्टमक में, लेकिन डाइजेशन यहाँ पर होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा डाइजेशन में, बेसिकली फूड की पहले चर्निंग होगी और डाइजेशन यहाँ पे मोस्टली प्रोटीन का होता है, ठीक है। ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे आपको दिख रही होगी, रूगे दिख रहा है, ठीक है, ये फोल्डिंग्स दिख रही है आपको स्टमक के अंदर, ठीक है, इनको हम बोलते हैं रूगे। तो रूगे बेसिकली क्या करता है कि डाइजेशन के लिए ना एक हम बोल सकते हैं कि डाइजेशन के लिए अच्छे से एरिया बढ़ाता है। ये फोल्ड्स जो होते हैं ना, इन फोल्ड्स की वजह से डाइजेशन का एरिया बढ़ जाता है, अच्छे से फूड को वो डाइजेस्ट कर पाते हैं। सो क्या फंक्शन हुआ मेनली इसका, बेसिकली इट अलाउ फॉर एक्सपेंशन ऑफ द स्टमक आफ्टर द कंजप्शन ऑफ फूड एंड लिक्विड्स, ठीक है। एंड ऑल्सो इसका फंक्शन ये भी है कि दिस एक्सपेंशन इंक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ द स्टमक टू होल्ड लार्जर अमाउंट ऑफ फूड, है ना। तो अभी मैंने वही आपको बताया कि ये क्या करेगा, रूगे का काम क्या है, इसको बेसिकली इसका एक्सपेंशन करेगा, जिससे क्या होगा कि जो फूड आपने कंज्यूम किया है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है। सो द folds also result in greater surface area allowing the stomach to absorb nutrients more quickly. ऑलराइट, समझ में आया, ठीक है। अब हमें रूगे के बारे में बस इतना ही पढ़ना है, आगे आप हायर क्लासेस में जब जाओगे तो और अच्छे से समझोगे इसको, आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमें इतना ही देखना है। नेक्स्ट है स्फिंक्टर के बारे में लिखा हुआ है नेक्स्ट लाइन में, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। द पैसेज ऑफ फूड फ्रॉम ईसोफेगस टू स्टमक टेक्स प्लेस थ्रू अ वॉल्व लाइक मसल, ठीक है, विच इज नोन एज लोअर ईसोफेगियल स्फिंक्टर, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर, ओके। फिर नेक्स्ट है पाइलोरिक स्फिंक्टर, इट इज अ रिंग लाइक मस्कुलर वॉल्व विच कंट्रोल द पैसेज ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक टू इंटेस्टाइन, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। सो पाइलोरिक स्फिंक्टर का फंक्शन समझ में आ गया, पहले ही मैंने आपको बता दिया था। क्या करेगा, ये फूड को प्रिवेंट करेगा जैसे ही सॉरी इसकी बैक फ्लो को प्रिवेंट करेगा जैसे ही फूड ड्यूोडेनम में चला जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद दोबारा स्टमक में नहीं आना चाहिए फूड। अच्छा, यहाँ पे देखो एक और चीज मैंने ऐड करी है, इन्फो बॉक्स लिखा हुआ है जिसमें एक चीज लिखी हुई है वॉमिटिंग के बारे में। अच्छा, सबको पता होगा, हमें कभी ना कभी लाइफ में सबको वॉमिट हुई ही होगी, है ना। तो वॉमिटिंग क्यों होती है, क्योंकि जो हमारे स्फिंक्टर है, अब एक चीज और समझ लेते हैं कि हमने स्फिंक्टर की अभी बात की थी। स्फिंक्टर क्या है, वॉल्व बेसिकली, जिसमें मैंने आपको बताया है कि ये क्या करेगा, फूड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है कि एक बार फूड आ गया स्टमक में तो वापस नहीं जाएगा। लेकिन इन दोनों स्फिंक्टर में से एक स्फिंक्टर क्या है, वो ओपन हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो ये जो ईसोफेगल स्फिंक्टर है, जो हमारा कार्डियक स्फिंक्टर है, ठीक है, ये क्या हो जाता है, कभी कभी ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से बैक फ्लो हो जाता है फूड का। तो वॉमिटिंग में क्या होता है, वॉमिटिंग अकर्स व्हेन द esophageal sphincter opens and there is reverse wave of muscular contraction which causes the content to move out from the stomach through mouth, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि फूड में तो कॉन्ट्रेक्शन हो ही रहे, सॉरी जो स्टमक है हमारा वहां पे तो कॉन्ट्रेक्शन हो ही रहे होंगे क्योंकि फूड की चर्निंग चल रही है। लेकिन जैसे ही कभी कभी यहाँ पे जो स्फिंक्टर प्रेजेंट है, ये अगर ओपन हो गया तो वो कॉन्ट्रेक्शन की वजह से फूड ऊपर की तरफ मूव करेगा और हमारे माउथ में आ जाएगा। तो इसी से हमको क्या हो जाएगी, वॉमिट हो जाएगी, ठीक है। ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, तो ये इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे साइड में बताया है, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आएगा हमारा पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्टमक का पार्ट खत्म हो गया है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हम ग्लैंड्स में एक साथ पढ़ेंगे। नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, बेसिकली ये 6 to 7 मीटर लॉन्ग होती है, ठीक है, और ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है, ओके। सो इट इज अ वेरी लॉन्ग एंड हाईली कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब है। अब देखो इतनी बड़ी एलिमेंट्री कैनाल है, 9 मीटर लॉन्ग होती है ना। तो अब इतना बड़ा पार्ट अगर हमें अपने बॉडी में एडजस्ट करना है तो हम क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, उसको कॉइल करके रखेंगे, है ना। तो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बहुत ज़्यादा कॉइल्ड रहती है एंड हाईली कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब है। कहाँ पे प्रेजेंट होगी, हमारे स्टमक एंड लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में।
ठीक है। ये इट इज अबाउट 6 to 7 मीटर लॉन्ग एंड इट्स डायमीटर इज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, लार्ज इंटेस्टाइन जो है ना वो इतनी लॉन्ग नहीं होती है, लेकिन फिर भी उसको हम लार्ज बोल रहे हैं। ठीक है, वो अराउंड 1.5 to 2 मीटर लॉन्ग ही होती है, लेकिन फिर भी हम उसको लार्ज बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर है ना वो एज कम्पेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन थोड़ा कम होता है। ठीक है, थोड़ा क्या, बहुत कम होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डायमीटर है ना वो 2.5 सेंटीमीटर है, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन से कम है, इसीलिए हम इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोल रहे हैं। ठीक है, बट होती लॉन्ग है ये। Okay. Numerous tiny finger-like structures are projected inward from the inner lining of the small intestine. अच्छा, जो हमारे small intestine है, ठीक है, उसमें इस तरीके से ये finger-like projections आपको दिखेंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे finger-like structures दिखेंगे जिनको हम बोलते हैं villi। ठीक है, सिंगुलर में इनको हम बोलते हैं विलस और प्लूरल हम इनको बोलते हैं विलई। ये विलई का काम क्या है? तो विलई का फंक्शन बेसिकली है कि ये सरफेस एरिया बढ़ाएगा। जैसे स्टमक में रूगे का फंक्शन था सरफेस एरिया बढ़ाना, वैसे ही ये यहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ाएगा, जिससे क्या होगा कि एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से होगा। यानी कि एब्जॉर्प्शन के लिए देखो नीचे आपको दिख रही होगी रेड कलर में, यहाँ पे ब्लड वेसल्स दिख रही है। ठीक है, ये वाली। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स के साथ साथ में यहाँ पे नर्व्स भी प्रेजेंट होगी, यहाँ पे लिम्फ वेसल्स भी प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पे ही क्या होगा, जो भी आपने न्यूट्रिएंट्स खाए हैं, ठीक है, उनका डाइजेशन होगा। पहले तो डाइजेशन के बाद, ब्रेकडाउन के बाद जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बनेंगे वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो ये विलई की वजह से ही एब्जॉर्प्शन एरिया बहुत अच्छे से बढ़ जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल हम समझते हैं कि जो हमारा ईयरफोन है ना, सबने यूज किया होगा। तो ईयरफोन जो है, अगर आप उसको एक लाइन में अच्छे से पूरा फैला के रखोगे, स्ट्रेट करके रख रहे हो, तो वो काफी जो है एरिया लेगा। लेकिन अगर आप उसको ऐसे ही पूरा फोल्ड करके रख लो, तो वो छोटे से एरिया में भी आ जाएगा ना, छोटे से जगह पे आप उसको इजीली रख सकते हो, छोटे से बॉक्स में भी रख सकते हो, फोल्ड करके रख लो बस आप। तो वैसे ही क्या हो रहा है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर इस टाइप से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, तो उसकी वजह से ना सरफेस एरिया बढ़ जाता है और अच्छे से ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, नर्व्स उसके अंदर आ जाते हैं, तो इजीली एब्जॉर्प्शन हो पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन भी है, the function of villi is to provide a larger surface area to facilitate an effective absorption of nutrients from the small intestine to the blood। ठीक है, तो यही इसका फंक्शन है। यहाँ पे देखो एक सिंगल विलई का डायग्राम बना हुआ है जिसमें ब्लड कैपिलरी बताई हुई है आपको। ठीक है, लैक्टियल बताई हुई है जो कि एक लिम्फ वेसल है। ठीक है, जो फैट एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगी। तो ये सारे पार्ट्स होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का डायग्राम आपको यहाँ पे दिखेगा। सी, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का डायग्राम है यहाँ पे। ठीक है, इसके 3 पार्ट्स हैं जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिए थे। डिओडेनम, ठीक है, जो सी शेप्ड होता है। फिर उसके बाद नीचे आएगा जेजुनम, मिडल पार्ट जो है, और लास्ट पार्ट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो है इलियम। ठीक है, जो कि आगे लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। Entire small intestine can be divided into 3 regions: duodenum, jejunum, and ileum. First है duodenum. It is a C-shaped part of small intestine. ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का सी शेप पार्ट होता है जो कि अटैच रहता है स्टमक के साथ। ठीक है, और जो मैक्सिमम डाइजेशन है फूड का, मैक्सिमम ब्रेकडाउन है फूड का, वो यहीं पर होता है। देन उसके बाद सेकेंड पार्ट है जेजुनम। जेजुनम इज द मिडल पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द प्राइमरी साइट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो अगर हम मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन की बात करें तो वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और मैक्सिमम डाइजेशन की बात करें तो वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और अगर आपको पार्ट्स पूछे स्मॉल इंटेस्टाइन के कि कौन से पार्ट में डाइजेशन ज़्यादा हो रहा है और कौन से पार्ट में एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है, तो फिर आपको इनके नाम लिखने हैं। जिसमें डिओडेनम जो है वहाँ पे क्या हो रहा है, मैक्सिमम डाइजेशन, और जो जेजुनम है वहाँ पे क्या हो रहा है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा। यानी कि जो भी न्यूट्रिएंट्स का डाइजेशन हुआ है, जो ब्रेकडाउन हुआ है, अब वो जो न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, उनको इजीली एब्जॉर्ब किया जा सकता है। ओके, लास्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम। इट इज द लास्ट एंड द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड हाईली कॉइल्ड भी रहता है ये। और यहाँ पे क्या होगा, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन कंप्लीट होता है।
यहाँ पे बेसिकली मैक्सिमम डाइजेशन मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हमने पढ़ लिया है कि कहाँ हो रहा है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी अगर कुछ बचा है तो वहाँ जो एब्जॉर्प्शन रहेगा वो इलियम में कंप्लीट हो जाएगा। मतलब इसके बाद जो है कुछ एब्जॉर्प्शन या डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होगा न्यूट्रिएंट्स से रिलेटेड। ओके, समझ में आया स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट सारा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, सी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लार्ज इंटेस्टाइन, राइट? और यहीं पे बीच में हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन रहती है, जो कि यहाँ पे इस वाले पार्ट से अटैच रहेगी, दिस वन। ठीक है, इस वाले पार्ट से, इसको हम बोलते हैं सीकम। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है ये है सीकम। फिर उसके बाद ये पूरा जो पार्ट है ये है कॉलोन। ओके, फिर उसके बाद ये भी कॉलोन का पार्ट है एंड नीचे हमारा रेक्टम रहेगा और दिस पार्ट इज कॉल्ड एनस। ठीक है, तो हम थोड़ा सा और डिटेल में इसको देख लेते हैं। सी यहाँ पे आपको डायग्राम मिल जाएगा फिर से। ये देखो यहाँ पे बना हुआ है डायग्राम। ओके, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, सी कप, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से अटैच्ड है। फिर उसके बाद ये कॉलोन है। ठीक है, तो जब भी फूड इलियम से आएगा तो लार्ज इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में, सी कम में, और सी कम से फूड ऊपर की तरफ जाएगा तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड असेंडिंग कॉलोन। फिर फूड ऐसे जाएगा, इट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स कॉलोन। और फिर फूड नीचे की तरफ आएगा तो इस पार्ट को हम बोलेंगे डिसेंडिंग कॉलोन। और फिर यहाँ पे ना एस शेप्ड एक और पार्ट होता है, कॉलोन का ही पार्ट होता है, जिसको हम बोलेंगे सिग्मोइड कॉलोन। और सिग्मोइड कॉलोन नीचे अटैच रहता है रेक्टम से, और फिर रेक्टम के नीचे क्या रहेगा, एनस, जैसे हम ईजेशन का प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो हम ये सारे पार्ट्स थोड़े से पढ़ लेते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन बेसिकली अराउंड 1.5 टू 2 मीटर लॉन्ग होती है। डायमीटर इसका ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, इट इज़ प्रेजेंट एट द राइट साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। ठीक है, ये भी हमारे एब्डोमेन में ही प्रेजेंट है। इट कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स विच आर एज फॉलोज। फर्स्ट है सीकम। सो ये क्या, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जो कि कहाँ प्रेजेंट होगा, इलियम के पास में, और इलियम इससे अटैच्ड रहेगा। सो इट इज द पोर्शन वेयर इलियम इज कनेक्टेड टू लार्ज इंटेस्टाइन। A finger-like structure called vermiform appendix is protruded from this part of the large intestine. Okay, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डायग्राम में, सी ये वाला जो पार्ट है ये ऐसे। ठीक है, ये इस तरीके से एक पार्ट रहता है जिसको हम बोलते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। अपेंडिक्स हमने सुना होगा है ना, तो ये पार्ट सीकम से अटैच्ड रहता है। इसका भी कोई रोल नहीं है, तो आपने ये सुना भी होगा कि बहुत सारे लोगों का अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है, उसको रिमूव कर देते हैं, क्योंकि इसका कोई फंक्शन नहीं है अभी हमारे लिए। ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। ठीक है, जो अभी हमारे यूज में नहीं है, पहले यूज में था लेकिन अभी नहीं है। तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, तो अगर हम इसको बॉडी से रिमूव भी कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, आगे वाला पार्ट देखते हैं हम इसका। सीकम के बाद कौन सा पार्ट था, कोलोन। ठीक है, सो कोलोन क्या है, लॉन्गेस्ट पार्ट है। अभी हमने डायग्राम में भी देख लिया था लॉन्गेस्ट क्यों है, क्योंकि इसके 4 अलग अलग रीजन है, जिसमें से कौन कौन से हैं, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड। ठीक है, तो ये लॉन्गेस्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का। यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली वाटर एब्सॉर्ब होगा, वाटर एंड विटामिन का एब्जॉर्प्शन होता है। तो जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सब, ये इनका डाइजेशन कहाँ हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही, जो ड्यूोडेनम में होगा। और जो एब्जॉर्प्शन होना है वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होगा न्यूट्रिएंट्स का। बट लार्ज इंटेस्टाइन में किसी भी चीज़ का डाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, डाइजेशन कंप्लीट हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, एब्जॉर्प्शन भी कंप्लीट हो जाता है न्यूट्रिएंट्स का। लेकिन जो वाटर बचा है या कुछ विटामिन है उसका एब्जॉर्प्शन अगर करना है तो वो फिर लार्ज इंटेस्टाइन से होगा। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन के भी कौन से पार्ट से होता है, कोलोन वाले पार्ट से। ठीक है, अब कोलोन में क्या होगा, वाटर इज एब्सॉर्ब्ड एंड अनडाइजेस्टेड रेजिड्यू ऑफ द फूड इज प्रोसेस्ड इन दिस पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। तो जितना भी हमारा फूड है उसमें अगर वाटर एब्जॉर्ब करना है उससे, तो यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाएगा। देन उसके बाद जो हमारा अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब्ड फूड बचा है, ठीक है, वो आगे पास कर दिया जाएगा। तो आगे कौन से पार्ट में जाएगा, रेक्टम में। ठीक है, द फाइनल सेगमेंट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज रेक्टम। रेक्टम क्या करेगा, ये स्टोर करेगा जो अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब्ड फूड है उसको।
ठीक है, जब तक हम इरेशन नहीं कर देते तब तक रेक्टम में स्टोर रहेगा। ओके, रेक्टम कनेक्ट्स कोलोन टू एनस, द एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ रेक्टम। ठीक है, ये एक्सटर्नल ओपनिंग है रेक्टम की, या एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो अब इरेशन का जो प्रोसेस है वो कहाँ से होगा, एनस के थ्रू होगा। ठीक है, सो लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट समझ में आ गए सबको, कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सारे पार्ट्स हमने एलिमेंट्री कैनाल के आज कंप्लीट कर लिए हैं। वीडियो में डिस्कस करेंगे, आज के लिए बस इतना ही। एलिमेंट्री कैनाल हमने अच्छे से कवर कर लिया है। अगर अभी आपको कोई भी डाउट है एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड, उसमें जो भी पार्ट्स हमने डिस्कस किए हैं, अगर उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करिए, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी उसको सॉल्व करने का। ओके, एंड तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको जो भी वीडियोस हैं वो इस चैनल पे मिल जाएंगे, आप सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। ओके, चैनल का नेम है बायो इज लाइफ एंड चैनल का लोगो है द बायो बुक। ऑलराइट, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। ओके, बाय।